नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक के अतिरिक्त प्रश्न करेंगे। इससे पहले वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें माता के अंचल के अतिरिक्त प्रश्न करवाए थे। ये प्रश्न आपके लिए बोर्ड के पेपरों में बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रानी के भारत आगमन से पहले ही सरकारी तंत्र के हाथ पैर क्यों फूले जा रहे थे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के भारत आने से पूर्व ही सुरक्षा के कई उपाय करने पर भी जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, यह सरकारी तंत्र के लिए परेशानी खड़ी कर देने वाली बात थी। अब रानी के भारत आने तक जॉर्ज पंचम की नाक को कैसे ठीक किया जाए कि रानी को जॉर्ज पंचम की लाट सही सलामत हालत में मिले, इसी चिंता में सरकारी तंत्र के हाथ पैर फूले जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिजाबेथ के भारत आगमन पर इंग्लैंड और भारत दोनों स्थानों पर हलचल मच गई थी। उनके इस दौरे का असर किन किन पर हुआ? यानी कि जब एलिजाबेथ भारत में आई थी तो इधर से इंग्लैंड और उधर से भारत दोनों स्थानों पर ही हलचल मच गई थी। तो इस दौरे का असर मेन किन किन पर हुआ? रानी एलिजाबेथ के आगमन से इंग्लैंड और भारत दोनों ही जगहों पर हलचल बढ़ गई। उनके इस दौरे से प्रभावित होने वालों में विभिन्न समाचार पत्र, पूरी दिल्ली, विभिन्न समाचार पत्र इसलिए क्योंकि पल पल की खबर जो है समाचार पत्रों में छप रही थी। पूरी दिल्ली इसलिए कि पूरी दिल्ली की काया पलट की गई थी, उसे खूब सजाया संवारा गया। एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए क्योंकि उसे अलग अलग मौके के लिए अलग अलग ड्रेस बनानी थी। विभिन्न विभागों के अधिकारी जो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से संबंधित थे, कर्मचारी और मंत्रीगण विशेष रूप से प्रभावित हुए। अखबारों में रानी एलिजाबेथ, प्रिंस फिलिप, उनके नौकरों, बावर्चियों, अंगरक्षकों तथा कुत्तों की जीवनी तथा फोटो छपे। इंसानों पर तो असर हुआ ही हुआ। जो मेन सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके जो पेट्स होते हैं, उनके पालतू जानवर, उनकी फ़ोटो तक भी अखबार में छपती है। राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। सरकारी तंत्र दिल्ली की साफ तथा सुंदर तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता था। वे सड़कों की साफ सफाई, सरकारी इमारतों को साफ कर उनका रंग रोगन कर चमकाने तथा राजमार्ग को चमकाने के लिए परेशान थे। इसके अलावा अन्य तैयारियों के लिए अफसरों तथा मंत्रियों की परेशानी तो देखते ही बनती थी। मतलब कि जो रानी एलिजाबेथ आ रही हैं, ये तैयारी करनी है, वो तैयारी करनी है, तो अफसर और मंत्री इस बात को लेकर परेशान थे, क्योंकि जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक जोड़ने का प्रबंध उन्हें जो करना था। मूर्तिकार की अगला प्रश्न है, मूर्तिकार की उन परेशानियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण उसे ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लेना पड़ा। वह निर्णय क्या था? जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक ठीक करने के लिए पहले तो मूर्तिकार पहाड़ी प्रदेशों और पत्थर की खानों में उसी किस्म का पत्थर तलाशता रहा। ऐसा करने में असफल रहने पर उसने देश के विभिन्न भागों, मुंबई, गुजरात, बिहार, पंजाब, बंगाल, उड़ीसा आदि भागों के शहीद नेताओं की नाक का नाप लिया, ताकि उनमें से कोई नाक काटकर लगा सके। यहाँ भी असफल रहने पर उसने बिहार सचिवालय के सामने शहीद बच्चों की मूर्तियों की नाकों का नाप लिया, पर यहाँ भी असफल रहा। तब उसने ऐसा हैरत अंगेज निर्णय लिया। कौन सा? मूर्तिकार द्वारा लिया गया वह हैरत अंगेज निर्णय यह था
कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट ली जाए और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक पर लगा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय अखबारों में उनके सूट के संबंध में क्या क्या खबरें छप रही थी? रानी एलिजाबेथ के भारत दौरे के समय भारतीय अखबारों में जो खबरें छप रही थी उनमें ऐसी खबरें अधिक प्रकाशित होती थी जिन्हें लंदन के अखबार एक दिन पूर्व ही छाप चुके होते थे। यानी पहले दिन लंदन में छपती थी तो अगले दिन भारत में छपती थी। इन खबरों के बीच रानी एलिजाबेथ के सूट की चर्चा भी प्रमुखता के साथ रहती थी। अखबारों ने प्रकाशित किया कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, जिस पर करीब 400 पौंड का खर्च आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में भारतीय अधिकारियों, मंत्रियों और कार्यालयी कार्य प्रणाली पर कठोर व्यंग्य किया गया है, इसे स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ व्यंग्य प्रधान रचना है। इसमें जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को प्रतिष्ठा बनाकर मंत्रियों एवं सरकारी कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर करारा व्यंग्य किया गया है। एलिजाबेथ के भारत आगमन पर राजधानी में तहलका मचने, अफसरों और मंत्रियों के परेशान होने की स्थिति देखकर यही लगता है कि जैसे आज भी हम अंग्रेज़ों के गुलाम हों। यानी कि भारत आज़ाद हो चुका है लेकिन फिर भी उन्हें चिंता है कि महारानी आएगी तो क्या कहेगी। उस अंग्रेज़ का ही तो बुत था और उसकी नाक टूटी हुई थी, उसे उन्होंने अपनी नाक का प्रश्न बना लिया था। देश के सम्मान से सरकारी कर्मचारियों का कुछ लेना देना नहीं होता है। यदि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही है तो वे देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने में जरा सा भी संकोच नहीं करते। येन केन प्रकारेण यानी किसी भी प्रकार से स्वार्थ सिद्धि ही उनका उद्देश्य बनकर रह गया है। जैसे भी हो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की ज़रूरत क्यों आ गई? तो आंसर देखिए, जॉर्ज पंचम की लाट की टूटी नाक लगाने के क्रम में पुरातत्व विभाग की फाइलों की छानबीन की ज़रूरत इसलिए आ गई क्योंकि इन्हीं फाइलों में प्राचीन वस्तुओं, इमारतों, लाटों तथा महत्वपूर्ण वस्तुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी संजो कर रखी जाती है, जिससे समय आने पर इनसे देश के इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। इन फाइलों की खोजबीन इसलिए की जा रही थी जिससे मूर्तिकार लाट के पत्थर का मूल स्थान, लाट कब बनी, कहाँ बनी, किसके द्वारा बनाई गई आदि सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर उसकी टूटी नाक की मरम्मत कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय हुक्मरान अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। आंसर देखिए, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ से ज्ञात होता है कि सरकारी कार्यालय के बाबू अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आते हैं। हर कोई इस जिम्मेदारी से बचना चाहता है। मूर्तिकार जब कहता है कि उसे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी तथा उसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, इसका जवाब देने के लिए भारतीय हुक्मरान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और अंत में निर्णय कर यह काम
एक क्लर्क को सौंप देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर बताइए कि इस पाठ से भारतीय अधिकारियों की किस मानसिकता की झलक मिलती है। आंसर है, जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ में सरकारी तंत्र के अफसरों की मानसिक परतंत्रता की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन में पूछा ना, किस मानसिकता की झलक, जो उनमें परतंत्रता उनके खून में बसी हुई है उसकी झलक दिखाई पड़ती है। ये अफसरगण मानसिक गुलामी में जीते हुए एलिजाबेथ को खुश करने के लिए बदहवास से दिखाई देते हैं। उन्हें राष्ट्र के शहीद, देशभक्त नेताओं तथा बच्चों के सम्मान का ध्यान नहीं रह जाता और वे लाट पर जिंदा नाक लगाने में तनिक भी आपत्ति नहीं दिखाते। इस अवसर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। इधर असर लिखा हुआ है, गलती से अवसर आएगा। इस अवसर पर वे देश की मर्यादा और भारतीयों के स्वाभिमान को ताक पर रख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के अखबारों में छपने वाली उन खबरों का उल्लेख कीजिए जिनके कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। यानी इंग्लैंड में कौन कौन सी खबरें छप रही थी अखबारों में, जिसके कारण हिंदुस्तान में भी सनसनी फैल रही थी। तो आंसर है, महारानी एलिजाबेथ के भारत आगमन के समय इंग्लैंड के अखबारों में तरह तरह की खबरें छप रही थी। जैसे रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है और उस पर करीब 400 पाउंड खर्चा आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री, प्रिंस फिलिप के कारनामे, उनके नौकरों, बावर्चियों और खानसामों तथा अंगरक्षकों की पूरी जीवनियों के साथ शाही महल में रहने वाले कुत्तों तक की खबरें छप रही थी। ऐसी खबरों के कारण हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में कोई भी नाक फिट होने काबिल नहीं निकली, यह कहकर लेखक किस ओर संकेत करता है। देखिए आंसर, जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक को पुनः लगाने के लिए भारत देश के सभी नेताओं की नाकों का नाप लिया गया। उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। इसके बाद सन 1942 में बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद हुए बच्चों की स्थापित मूर्तियों की नाकों को भी नापा गया, परंतु वे सभी बड़ी थी। इस कथन का अभिप्राय यह है कि जॉर्ज पंचम गांधी, पटेल, गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह की तुलना में नगण्य था। नगण्य मीन शून्य, कुछ नहीं था। अर्थात यह कहा जा सकता है कि जॉर्ज पंचम का सम्मान देश के महान नेताओं और शहीद हुए बच्चों के समक्ष कोई मायने नहीं रखता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। जॉर्ज पंचम की नाक की पृष्ठभूमि उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में नित्य उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां चल रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी इसलिए परेशान था कि रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कब और क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके आने से पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी।
दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं अखबारों में छप रही थी। छोटी से छोटी बात अखबारों में छप जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखबार वाले सरकारी तंत्र की इच्छा के अनुकूल भी लिखते हैं और ऐसे कार्यों को छापने से बचते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। यानी सरकार को जो काम नहीं करना चाहिए और हो जाए उनसे जो कार्य, तो उन कार्यों को जो अखबार वाले हैं छापने से बचते हैं, इस बात को स्पष्ट करना है। तो देखिए, अखबार वाले सरकारी तंत्र की प्रशंसा में तो खूब रस लेकर छोटी सी बात को भी छापते हैं। ठीक है ना, जब प्रशंसा करनी हो और बात छोटी सी हो तो उसे भी छापेंगे, किंतु जिस कार्य से सरकार की पोल खुलती हो उससे या तो बचते हैं या उसमें शब्दों की हेर फेर कर अनर्थ को अर्थवान बनाकर प्रस्तुत करते हैं। जैसे जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाने पर चमत्कृत शब्दों में प्रस्तुत कर देते हैं कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। ये आगे जो कहा है, यानी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती, ये कहकर उन्होंने सरकार की पोल भी खोली है लेकिन उसे ढक भी दिया है। इसी प्रकार जिंदा नाक लगाने के शर्मनाक दिन कोई अखबार इस घटना को यथार्थ छापकर या कोई लेख लिख अपनी साहसिक और ईमानदार छवि को प्रस्तुत नहीं कर सका। इसे अखबार वालों का सरकार तंत्र के अनुकूल मौन संस्तुति भी है, यह भी कहा जा सकता है। इस तरह अखबार की दुनिया का सरकार से अप्रत्यक्ष रूप से घनिष्ठ संबंध बना रहता है। घनिष्ठ संबंधी कहा जाएगा ना जब उनकी बातों को वो पर्दे में डाल देंगे, उन पर पर्दा ढकेंगे, तो सरकार से घनिष्ठ संबंध रहता है उनका अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए सरकार के कारनामों पर वे पर्दा डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने के दिन समारोह ना होने के क्या कारण रहे होंगे? आंसर है, जॉर्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगने वाले दिन समारोह न होने के निम्न कारण हो सकते हैं, और वे कारण हैं, नंबर 1, मूर्तिकार की जिंदा नाक लगाने की योजना ने सबको हतप्रभ कर दिया। हतप्रभ मतलब हैरान कर दिया था। नाक नापने का दायित्व भी उसी का था, इसलिए अपनी नाक नापने का सबको भय सताया हुआ था। दूसरा कारण है, संपूर्ण सरकारी तंत्र, बड़े बड़े हुक्काम नाक फिट बैठने ना बैठने के कारण भयभीत थे। यदि उस बार भी नाक ना फिट बैठी तो अपनी नाक कट जाएगी। यानी जॉर्ज पंचम की लाट के नाक नहीं लगा पाएंगे अगर कोई नाक फिट नहीं बैठी, ठीक है ना। और जब नहीं लगा पाएंगे तो महारानी के आगे अपमानित होएंगे, अपनी बेइज्जती हो जाएगी। तो यानी कि अंग्रेज़ों के मान सम्मान की उन्हें चिंता है। इस निराशाजनक स्थिति में कोई समारोह में भाग नहीं ले पा रहे थे। तीसरा है, हुकामों के लिए आज सबसे बड़ा समारोह था कि कैसे भी नाक लग जाए, इसलिए सभी इसी व्यवस्था और आशा में लगे हुए थे। अगला नंबर 4, यदि सभी हुकामों में जिंदा नाक लगाने की पोल खुल जाने और जनमानस के विरोध की आशंका मन में समाई रही होगी। ठीक है। अगला है, हुकाम भी जानते थे कि बुत पर जिंदा नाक लगाना और किसी की नाक उतारना अनुचित है। अपनी लज्जाजनक प्रवृत्ति से अंदर ही अंदर वे लज्जा का अनुभव कर रहे होंगे। यानी पता उन्हें भी था, अगर मान लीजिए किसी बुत की नाक फिट बैठ जाती और वे वहाँ से नाक उतार कर लाट पर लगाते तो उन्हें पता था ये गलत बात है, तो मन में कहीं ना कहीं वे लज्जित अवश्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सचमुच अखबार वालों के पास
कुछ भी छापने के लिए नहीं था या कोई कारण रहा होगा? अपने विचार लिखिए। आंसर है, ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ, इसलिए उनके पास छापने के लिए नहीं था। जब एलिजाबेथ के कुत्तों, बावर्चियों की तस्वीरें और जीवनियां छप सकती हैं, तो कैसे कहा जा सकता है कि छापने के लिए कुछ नहीं था? छापने के लिए मैटर तो था ही ना। जब उसके कुत्तों की, बावर्चियों की जीवनियां फोटो तक छप रही हैं, तो इतनी बड़ी बात होगी, लाट के नाक लगी है, तो कुछ ना कुछ तो छप ही सकता था। क्या उनके पास अपने विचार भी नहीं रहे? जो संपादकीय और वैचारिक लेख लिखे जाते हैं, अखबार में ना छपने का एक ही मुख्य कारण रहा होगा। ठीक है, मतलब जो संपादकीय लेख लिखे जाते हैं, कम से कम वही लिख देते। तो अखबारों में ना छपने का एक ही मुख्य कारण रहा होगा कि अखबार सरकार के कुकृत्यों को उजागर करने में ना तो रुचि लेता है और ना साहस ही कर पाता है। यही कारण है अखबार खाली रहने के रहे होंगे, यानी अखबार खाली के खाली ही रहे होंगे। एक कारण यह भी हो सकता है कि जिंदा नाक लगाने का मौन विरोध इसे किया गया हो। ठीक है ना, कुछ ना छपा तो इसका मतलब उन्होंने मौन रहकर विरोध किया हो, और इसे सबसे अपमानजनक और लज्जाजनक या चुल्लू भर पानी में डूबने का साहस ना दिखा सके हों और अपने घर में मुंह छिपाए बैठे रहे हों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी सभ्यता के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखकर लेखक ने किस तरह व्यंग्य किया है? तो मूर्तिकार ने जब स्पष्ट किया कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति का पत्थर भी जॉर्ज की तरह ही विदेशी है, तो सभापति ने खींच कर कहा, जब हम विदेशों की सारी चीज़ें अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? ठीक है ना। इस तरह लेखक ने भारतीय जनमानस में पाश्चात्य सभ्यता के प्रति बढ़ती हुई रुचि को देखकर यह व्यंग्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी दफ्तरों के क्लर्कों में उत्तरदायित्व का अभाव दिखाई देता है, कैसे? देखिए, सरकारी दफ्तरों के क्लर्कों में दायित्व का प्राय अभाव दिखाई देता है, यानी कि सरकारी दफ्तर के जो क्लर्क होते हैं, उनमें जिम्मेदारियां नहीं दिखाई देती हैं। वे प्रमुख और करणीय कार्य से बचना चाहते हैं। करणीय मीन्स करने योग्य कार्य से बचना चाहते हैं। यह कार्य अपना ना होकर दूसरे का है, यह सोच रहता है उनके बीच में, यही सोच रहती है कि ये कार्य हमारा नहीं है, दूसरे क्लर्क का है। मूर्तिकार ने लाट के बारे में पूछा कि यह लाट कब बनी, कहाँ बनी, जैसे प्रश्न पूछने पर एक दूसरे की ओर ताकते हैं और हर एक की नज़र यही कहती है कि यह जिम्मेदारी तो तुम्हारी है, तुम्हारी थी। इस तरह ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जाता है और अंत में यह गाज छोटे कर्मचारी पर गिर पड़ती है। बड़े तो एक दूसरे पर डालते चले जाएंगे ये बात, और अंत में क्या होगा, ले दे के पिस जाएगा बेचारा छोटा कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्तिकार को समय की परख है। हाथ में आए अवसर और हुक्कामों की विवशता का खूब लाभ उठाया है। किसी प्रकार भी अवसर हाथ से निकलने नहीं देता है, कैसे? यानी कि अगर संक्षेप में कहें तो मूर्तिकार का इधर चरित्र चित्रण किया गया है। देखिए, मूर्तिकार चतुर, वाक्पटु और अपने लाभ के लिए दुस्साहसिक कार्य करने से नहीं चूकता है। वह पैसों के लिए हाथ आए अवसर को खोना नहीं चाहता। चालाक कितना है
कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए संपूर्ण देश का भ्रमण कर लेता है। अब पूरे देश में घूमने में उसके अपने पैसे तो लग नहीं रहे थे, वो तो नाक की नाप लेने के बहाने से सरकारी खर्चे पर पूरे देश का भ्रमण कर लेता है। उसे सरकारी तंत्र की परख है। वह उनकी दुखती नाड़ी को पकड़कर बेवकूफ़ बनाने में ही सफल नहीं होता, अपितु उनकी सोच को समाज के सामने लाने में भी समर्थ हो जाता है, यानी समाज के सामने उनकी सोच को ले आता है। किंतु धूर्त इतना है कि नाक के नाम पर जिंदा नाक लगाने की सलाह देकर उनकी ही नाक कटा देने की चाल चलता है। यानी कि जिंदा नाक लगाएंगे तो जाहिर सी बात है बदनामी होगी तो उनकी होगी। दूसरी ओर देश के महान नेताओं का गौरव बढ़ाने में भूमिका निभाता है। जॉर्ज की नाक से सबकी नाक ऊंची बताता है, यानी कि इनडायरेक्टली जॉर्ज पंचम की बेइज्जती भी कर देता है। इस तरह मूर्तिकार केवल मूर्तिकार ही नहीं अपितु एक चालाक सुयोग्य व्यक्ति भी है। तो आपके ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ बोर्ड की परीक्षाओं के लिए ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।